नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने भारत के संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो भारत के अंदर जो व्यवस्था अपनाई गई है संघीय व्यवस्था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारत में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, इसके अंदर कौन कौन से संघीय व्यवस्था के तत्व पाए जाते हैं तथा कौन कौन से एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं। तो आज हम संघीय व्यवस्था के अंदर भारतीय संविधान में कौन कौन से तत्व हैं उनके बारे में, व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं तो भारत के संविधान के अंदर जो शासन प्रणाली अपनाई गई है संघीय व्यवस्था, तो संघवाद क्या चीज़ होता है। संघवाद सत्ता, जो सरकार होती है, सत्ता की शक्तियां का वितरण, यानी कि जो सरकार की जो शक्तियां हैं, वितरण का मतलब बंटवारा। अगर शक्तियों का बंटवारा कर रखा है तथा स्तर, कितने स्तर की है, जैसे कि हम भारत के अंदर सरकार के स्तर देखते हैं तो 3 स्तर है। कितने स्तर है? 3 स्तर है। केंद्र, राज्य व स्थानीय, 3 स्तर देखने को मिलते हैं। तो शक्तियों का वितरण व स्तरों के आधार पर कितने स्तर है पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली को संघवाद कहा जाता है। तो संघवाद किससे कहा जाता है? जहां पर शक्तियों का विभाजन पाया जाता है तथा सरकार के स्तरों में बटी हुई हो, 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, जैसे केंद्र सरकार, राज्य स्तर, स्थानीय सरकार, ये भारत के अंदर पाया जाता है। संघीय शासन प्रणाली प्राय 2 प्रकार से देखने को मिलती है। जो संघीय शासन प्रणाली अगर विश्व के देशों के अंदर हम देखते हैं तो ये 2 प्रकार को हमें देखने को मिलती है। वे 2 प्रकार किस प्रकार? प्रथम, पूर्व में, यानी पहले से ही पूर्व में अनेक संप्रभु इकाइयों आपस में एक हो जाना, और द्वितीय, एक बड़ी इकाई राजनीतिक इकाई को शासन की कार्यकुशलता, किसके आधार पर? कार्यकुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर देना। यानी कि पहले छोटे छोटे देश थे, पास पास में अलग अलग, ये सारे के सारे जो छोटे छोटे देश है वे शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए आपस में एक समझौते द्वारा एक हो जाए, वापस एक हो जाए। तो ये होती है पूर्व में अनेक संप्रभु इकाइयों के आपस में एक हो जाने वाली इकाई। ऐसा उदाहरण अगर विश्व के अंदर हम देखते हैं जो पहले अलग अलग थी और बाद में एक हो गई, तो वह है अमेरिका। अमेरिका की स्वतंत्रता से पूर्व अमेरिका के अंदर छोटे छोटे 13 राज्य शासन कर रहे थे। वहाँ पर वे 13 राज्य आपस में एक हो गए और एक संयुक्त राज्य अमेरिका बना। तभी तो उसका नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरी जो देखते हैं हम, एक बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर देना। ऐसा उदाहरण हम देखते हैं तो भारत है। कौन सा देश है? भारत एक बड़ा देश है जिसको शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वर्तमान के अंदर देखें तो 28 छोटे छोटे राज्यों के अंदर बांट रखा है। कितने राज्यों में? 28 राज्यों में, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान में बांट रखा है। तो ये पहले तो एक था पूरा भारत, और बाद में छोटे छोटे इकाइयों के अंदर शासन की व्यवस्था, कार्यकुशलता को देखते हुए इतने बड़े देश में कार्य शासन कैसे चलाया जाए उसके आधार पर राज्यों के अंदर विभाजित कर दिया गया। तो संघीय शासन का निर्माण प्राय कितने प्रकारों को देखने को मिलता है? 2 प्रकारों का। और संघवाद किसे कहते हैं? सत्ता की शक्तियों का वितरण एवं स्तर के आधार पर अपनाई जाने वाली व्यवस्था को संघवाद कहा जाता है। आगे हम देखते हैं तो पहली प्रक्रिया जो हमने बताई थी, अभी पढ़ा था, जिसके अंदर पहले पूर्व में छोटे छोटे राज्य थे, वे एक समझौता करके एक बड़ी इकाई
का निर्माण करते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हम देखते हैं तो अमेरिका है। जबकि दूसरी जिसके अंदर एक बड़े देश को अलग अलग छोटे छोटे शासन कार्य कुशलता की दृष्टि से बांट दिया जाता है, तो ऐसा उदाहरण भारत है। वर्तमान में आज की स्थिति में विश्व के देशों की हम शासन व्यवस्था देखते हैं तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस, कनाडा और भारत में एक सफल संघीय देश है जिसके अंदर संघवाद शासन व्यवस्था चल रही है। तो संघवाद की शासन व्यवस्था किन किन देशों में अपनाई जा रही है वर्तमान में? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड में, रूस में, कनाडा में और भारत में। आगे हम देखते हैं भारत में संविधान के तहत संघीय शासन की स्थापना की। भारत के संविधान को हम जब पढ़ते हैं तो भारत के संविधान के पहले ही अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो पहले अनुच्छेद के अंदर भारत के अंदर एक संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। यद्यपि संघवाद, जो संघवाद शब्द है के स्थान में भारत में क्या प्रयोग किया गया है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग नहीं करके क्या प्रयोग किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट। कहां पर? अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत एक राज्यों का संघ है। संविधान लागू होने पर भारत एक केंद्रीय सत्ता और 14 राज्यों में प्रांतों में विभाजित था। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 1947 को और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उस समय भारत के अंदर कितने राज्य थे? 14। याद कर लेना, 14 राज्य थे और एक केंद्रीय सत्ता स्थापित थी। वर्तमान के अंदर हम देखते हैं तो भारत के अंदर 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में कितने राज्य है भारत में? 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये 28 राज्य कौन कौन से एक बार हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, जिसका नाम अभी क्या है? ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी बंगाल। पहले ये 29 थे। आपको पता जम्मू कश्मीर को राज्य था, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। इसके बाद में भारत के अंदर कितने राज्य बच गए? 28। वर्तमान में कितने राज्य है? 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो भारत के अंदर वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन व दीव। ये पहले 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, तो जिसको भारत सरकार ने कानून बनाकर संशोधन करके संविधान में बदल दिया और इसको दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो दादर और नगर हवेली तथा दमन व दीव एक ही केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जब जम्मू कश्मीर का राज्य से केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो वर्तमान के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य भारत के अंदर है। आगे हम देखते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व। भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में जब हम संविधान के अंदर पढ़ते हैं तो सबसे मुख्य जो संघीय व्यवस्था का आधार है वह होता है शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भारतीय संविधान के अंदर देखने को मिलता है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7, अनुसूची 7 हमने पढ़ा था कि भारत के संविधान की जब विशेषता पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। उसके अंदर
अनुसूचित 7 के अंदर शक्तियों का विभाजन किया गया और शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन 3 भागों के अंदर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भारत के अंदर देखने को मिलता है। संघ सूची के अंदर 97 विषय है, राज्य सूची में 66 विषय है और समवर्ती सूची में 47 विषय है जिस पर कानून बनाने की व्यवस्था की गई है। संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। राज्य सूची में राज्य सरकार। और समवर्ती सूची के अंदर दोनों ही, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन कोई भी समवर्ती विषय सूची का विषय जिस पर को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में विवाद हो जाए, उस स्थिति में वहां पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। तो भारतीय संविधान के अंदर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। 7वीं अनुसूची के अंदर संविधान के अंदर 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। संघ सूची के अंदर 97 विषय, 97 विषय है, राज्य सूची में 66 विषय, 66 विषय है और समवर्ती सूची में 47 विषय है। आगे जो विशेषता देखने को मिलती है वह है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। किसी भी संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है कि वहां पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारत में भी इसको अपनाया गया। भारत के अंदर जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। वे न तो किसी कार्यपालिका के अधीन काम करती है, न ही व्यवस्थापिका के अधीन कार्य करती है। दोनों ही जो सरकार के अंग है, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है भारत की न्यायपालिका। इसलिए भारत के अंदर भी एक संघीय व्यवस्था स्थापित है। तो अगर हम देखते हैं कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका क्यों जरूरी है किसी संघीय शासन व्यवस्था में, क्योंकि जब केंद्र व राज्य के बीच में कोई विवाद हो जाए, तो उसका निपटारा कौन करेगा? उसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होना आवश्यक है। इसलिए भारत के अंदर भी एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका अपनाई गई है, जिससे भारत के अंदर एक संघीय व्यवस्था स्थापित रह सके। आगे हम देखते हैं विशेषता संविधान की सर्वोच्चता। भारत के अंदर भी संविधान की सर्वोच्चता का अपनाया गया है। भारत के अंदर सबसे ऊपर कोई भी कानून है तो वह कौन सा है? संविधान। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। न्यायपालिका है वह भी संविधान के अनुसार ही कार्य करता है। क्यों संविधान सर्वोच्च है? इसका भी कारण यही है कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार वे किसके अनुसार शासन व्यवस्था को चलाए, तो वे किसके अनुसार चलाएंगे? संविधान के अनुसार। नहीं तो केंद्र सरकार अपने मन से कार्य कर सकती है, नहीं राज्य सरकार अपने मन से कार्य कर सकती है। वे किसके अनुसार कार्य करेंगे? संविधान के अनुसार। और न्यायपालिका भी निर्णय करेगी तो किसके आधार पर करेगी? संविधान के आधार पर। तो एक सर्वोच्च संविधान होना संघीय व्यवस्था के लिए जरूरी है, जो भारत के अंदर अपनाया गया है। आगे देखते हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा। तो संसद की जब हम बात करते हैं, व्यवस्थापिका को भारत के अंदर संसद के नाम से जाना जाता है। तो संसद है वह भारत के अंदर किससे मिलकर बनती है? 3 चीजों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, लोकसभा के अंदर हम सदस्यों को चुनकर भेजते हैं, लेकिन राज्यसभा के अंदर राज्य की सरकार के द्वारा
या राज्य की विधानमंडल के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कार्य करते हैं। विधानसभा जो राज्य की होती है वह राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करती है। इसका मतलब जो राज्यसभा है वह राज्यों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व केंद्र के अंदर करते हैं। इस प्रकार राज्यों का सदन केंद्रीय सरकार के अंदर एक पाया जाता है। इस प्रकार भी भारत के अंदर एक संघीय व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं तो अगला है एक लिखित संविधान संघीय व्यवस्था का प्रमुख विशेषता है जो भारत के अंदर पाया जाता है। भारत के अंदर एक संविधान लिखा हुआ है जिसके अंदर हमने पता 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां है। तो एक लिखित संविधान होना अनिवार्य है। कोई भी संघीय शासन व्यवस्था बिना लिखित संविधान के संचालित नहीं हो सकता। भारत के अंदर संघीय व्यवस्था है, इसलिए भारत के अंदर भी एक लिखित संविधान अपनाया गया है। तो आज हमने संघीय शासन व्यवस्था की भारत के अंदर पाई जाने वाली विशेषता तत्वों के बारे में देखा। तो वे कौन कौन से हैं? शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भारत के अंदर कर रखा है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भारत के अंदर अपनाई रखी है। संविधान की सर्वोच्चता को भारत के अंदर अपनाया है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा को भारत के अंदर अपनाया है और एक लिखित संविधान भारत के अंदर है। तो यह विशेषता है जो भारत की संघीय शासन व्यवस्था के रूप में भारत के अंदर देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं भारत के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था की पाई जाने वाली विशेषताएं। तो भारत के अंदर संघीय शासन व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। हम भारत के संविधान की विशेषता के बारे में जब पढ़ रहे थे, हमने एक विशेषता पढ़ी थी कि संघात्मक व एकात्मक शासन का समन्वय। तो भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। तो वे एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जब देखते हैं तो पहला है एक संविधान। क्या है? एक संविधान। भारत के अंदर पूरे देश के अंदर एक ही संविधान है। भारत के अंदर 28 राज्य है। कितने राज्य है? 28 राज्य। इन 28 राज्यों के लिए एक ही संविधान है। इसी संविधान के तहत ये 28 राज्य कार्य करते हैं। जैसे कि हम अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ पर भी एक शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था, लेकिन वहाँ पर प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग संविधान बनाया गया है। लेकिन भारत के अंदर क्या है? एक ही संविधान अपनाया गया है। इसका मतलब भारत के अंदर एकात्मक शासन के लक्षण भी पाए जाते हैं। दूसरा तत्व देखते हैं तो अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ कौन सी होती हैं? हमने अभी देखा था कि संघीय शासन व्यवस्था के अंदर भारत के अंदर शक्तियों का विभाजन कर रखा है और 3 सूचियों के अंदर विभाजन था। कितनी सूचियों में? 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इन 3 सूचियों के अंदर जो विषय है उनके अतिरिक्त अगर कोई विषय आ गया तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो इसके बारे के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 के अंदर कहा गया है कि अवशिष्ट जो विषय है वे केंद्र के पक्ष में है, यानी उन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। कौन कानून बनाएगी? केंद्र सरकार। इसका मतलब है कि भारत के अंदर शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में दिखाई दे रहा है। आगे हम देखते हैं संविधान संशोधन। अब भारत के अंदर एक सर्वोच्च संविधान है, लिखित संविधान है, लेकिन समय अनुसार उसके अंदर बदलाव की अगर बात होती है तो उसके अंदर संविधान में संशोधन कौन करेगा? तो ये संविधान संशोधन की जो शक्ति है वह भी भारत के अंदर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान संशोधन के बारे में लिखा हुआ है, जिसके अंदर यह लिखा हुआ है कि 2 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है और वे दोनों ही प्रकार की शुरुआत
केंद्र सरकार ही कर सकती है, भारतीय संसद के द्वारा ही हो सकती है। पहला जो संशोधन है वे कौन सा है? संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत से अलग अलग पारित होना चाहिए, अलग अलग पारित होकर संविधान संशोधन भारत के अंदर हो सकता है। और दूसरा, इसके साथ साथ उस कानून को आधे राज्यों के विधानमंडल से भी, ये के विधानमंडल से पारित होना चाहिए, से वे विधेयक कानून पारित हो तो संविधान में संशोधन हो सकता है। तो जो संविधान संशोधन की शुरुआत है वह संसद से ही हो सकती है। तो इस प्रकार भारत के अंदर संघीय सरकार के पास शक्तियां अधिक है। इस प्रकार बाद में एक एकात्मक शासन की व्यवस्था का लक्षण भी पाया जाता है। आगे हम देखते हैं तो शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। यह भी हमने देखा ही था विशिष्ट विषयों और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में जब हम बात करते हैं। संघ सूची के अंदर कितने विषय है? 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। तो पहले तो संघ सूची में विषय ही ज़्यादा है। दूसरी बात, समवर्ती सूची में अंतिम कानून केंद्र सरकार का होता है और अवशिष्ट विषय है उस पर भी कानून कौन बनाता है? केंद्र बनाती है। तो इसका मतलब समवर्ती सूची केंद्र के पास, संघ सूची केंद्र के पास और अवशिष्ट विषय भी केंद्र के पास। तो शक्तियों का विभाजन वह किसके पास है? वे केंद्र के पास है। इस प्रकार भारत के अंदर जो शक्तियों का विभाजन है वह केंद्र के पक्ष में होने के कारण एकात्मक शासन की लक्षण पाया जाता है, एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। आगे हम जब देखते हैं लक्षण, अगला जो विषय केंद्र एकात्मक शासन व्यवस्था का जो तत्व है भारत के अंदर पाया जाता है वह है आपात शक्ति। यानी भारत के संविधान के अंदर आपातकालीन उपबंध है, आपातकालीन उपबंध। और इन आपातकाल के अंदर पूरे के पूरे शासन व्यवस्था केंद्र सरकार के पास आ जाती है। किसके पास आ जाती है? केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास। इन आपात उपबंधों का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक किया गया है। और 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक शासन का विफल होना, यानी कि जो राज्यों की जो सरकार है संवैधानिक रूप से सरकार नहीं चला पाती है तो वहां पर भी राष्ट्रपति शासन के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। और यह किस अनुच्छेद में है? 356 में। और तीसरा जो है वह है वित्तीय आपातकाल। यह है 360 में। यानी राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो उस समय सरकार चाहे तो वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकती है। और इसी समय जब आपातकालीन स्थिति व्यवस्था स्थापित की जाती है तो पूरी की पूरी शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। तो इसका प्रकार भारत के अंदर एक केंद्रीय सरकार मजबूत है और एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण भी विद्यमान है। आगे जो पॉइंट देखते हैं तो अगला पॉइंट है 6 नंबर,
राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। जो संसद के 2 सदन है, लोकसभा व राज्यसभा, इसके अंदर जो राज्यसभा है वह राज्यों के सदन के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं होकर जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दे रखा है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर, यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उसका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है और जिसकी कम है उसका प्रतिनिधित्व कम है। जैसे कि राजस्थान की कितनी है? 10 ही प्रतिनिधित्व है, यानी जिस राज्य का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है उसका प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा है। इस प्रकार यह भी भारत की शासन व्यवस्था में एकात्मक शासन व्यवस्था का प्रतीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। एकात्मक शासन व्यवस्था का जो अगला प्रतीक जो है वह है एकल नागरिकता। एकल नागरिक, संघीय शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी भारत के अंदर एकल नागरिकता दे रखी है। वे कौन सी है? भारतीयता। भारतीयता, इसका मतलब यह हुआ कि भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिक भारतीय है। यहाँ पर अगर कोई राजस्थान का है, राजस्थान का नागरिक है तो उसके पास कोई राजस्थान की अलग से नागरिकता नहीं होगी। इसी प्रकार अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहाँ पर कोई भी नागरिक है वह अमेरिकी तो है ही, अमेरिकी तो है ही, लेकिन वो अमेरिका की समझ लो कि कोलंबिया राज्य के अंदर निवास कर रहा है तो साथ साथ में वे कोलंबियन भी होगा। तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता पाई जाएगी। राज्य की नागरिकता अलग होगी और संघ की अलग होगी। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर हम तिहरी नागरिकता पाते हैं। एकमात्र देश ऐसा है स्विट्जरलैंड जहाँ पर 3 प्रकार की नागरिकता पाई जाती है। अगली जो विशेषता की बात करते हैं तो अगली जो विशेषता है वह एकल संगठीय न्याय व्यवस्था। इसका मतलब भारत की जो न्यायपालिका है वे पूरे भारत के लिए एक ही है, इकहरी न्यायपालिका है। इसका मतलब है कि भारत के अंदर अगर किसी राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा कोई डिसीजन या निर्णय दिया जाता है उसकी अपील वापस सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। और अगर संघीय राष्ट्र अलग दूसरे की बात करते हैं, जैसे अमेरिका की बात करते हैं, तो वहाँ पर राज्य का जो न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, उसकी अपील कहीं पर भी नहीं होती, वो अपने आप में सर्वोच्च न्यायालय होता है। इस प्रकार जो एकल संगठित न्याय व्यवस्था है भारत की, यह भी भारत के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था का दर्शाता है, एकात्मक शासन व्यवस्था को दर्शाता है। अगला जो पॉइंट है वह राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। जैसे भारत के अंदर वर्तमान में जो 28 राज्य है, ये 28 राज्य भारत संघ के अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। अगर चाहिए कि राजस्थान है वह भारत से अलग हो जाए तो ऐसा राजस्थान की सरकार नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई दूसरे संघ शासित प्रदेशों की बात करते हैं, जैसे अमेरिका के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो 13 जो पहले राज्य थे वो छोटे छोटे पहले स्वतंत्र अलग अलग राज्य थे और वापस में एक समझौता करके आपस में एक संघ स्थापित किया, जिसके कारण उसका नाम क्या पड़ा? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये अपने आप में अलग होने का भी अधिकार रखते हैं, जबकि भारत के अंदर कोई भी राज्य भारत सरकार की अनुमति के बिना अलग नहीं हो सकता। भारत का कोई भी भाग भारत से अलग नहीं हो सकता। अभी पहले जो 100वां संविधान संशोधन हुआ, 100वां संविधान संशोधन, इसके अंदर क्या हुआ कि भारत के कुछ भाग बांग्लादेश में दे दिए गए।
तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की अनुमति थी और संविधान संशोधन करके 100वां संविधान संशोधन करके ऐसा किया गया। कोई भी राज्य सरकार इस प्रकार का किसी दूसरी सरकार के साथ समझौता नहीं कर सकती है। तो अगली विशेषता है वह सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं। इसका मतलब है अगर कोई दो राज्य है जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों की सीमा में परिवर्तन करना है, राजस्थान का कुछ भाग मध्य प्रदेश में देना है और मध्य प्रदेश का कुछ भाग राजस्थान में करना है, तो इस प्रकार के परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार को राज्यों से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार स्वतः ही बिना किसी राज्य के विधानमंडल से अनुमति लिए हुए ऐसा परिवर्तन कर सकती है। उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। अभी हाल ही के अंदर जब हमने देखा कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। किस किस में? कश्मीर व लद्दाख में। तो इसके अंदर जम्मू कश्मीर के विधानमंडल से किसी प्रकार की अनुमति भारत सरकार ने नहीं ली। ये भारत सरकार का पावर है जिससे कि वे ऐसा कर सकते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश से दादरा व नगर हवेली व दमन व दीव, दमन व दीव, इनको अभी हाल में क्या किया? एक कर दिया गया है। तो इसी के अंदर इन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही, केंद्र सरकार का ही कानून चलता है। इस प्रकार यह भी एक तत्व है जो भारत के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था को प्रकट करता है। एकात्मक शासन व्यवस्था को प्रकट करता है कि सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अगली जो तत्व है वह है लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। भारत के अंदर जो लोक सेवाएं है, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ये अखिल भारतीय जो सेवाएं है ये अखिल भारतीय भारत के अंदर राज्यों के अंदर शासन, राज्यों में शासन चलाती है। जैसे कि IAS कलेक्टर जो होता है यह केंद्र सरकार की एजेंसी UPSC द्वारा नियुक्त होता है और राज्यों के अंदर शासन कलेक्टर बनकर कार्य करता है। इसका मतलब राज्यों के लिए अलग से कोई अखिल भारतीय सेवाएं, लोक सेवाएं सर्जित नहीं की गई है। जैसे कि अमेरिका के अंदर राज्यों की अलग, अमेरिका में राज्यों की अलग लोक सेवा है, राज्यों की अलग लोक सेवाएं है। इस प्रकार का भारत के अंदर कोई भी प्रावधान नहीं है और यह भी क्या प्रकट करता है? भारत के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था को प्रकट करता है, एकात्मक शासन व्यवस्था को प्रकट करता है। इस प्रकार से आज हमने भारत की शासन व्यवस्था के अंदर 11 ऐसे तत्व देखे जो भारत के शासन को एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में प्रकट करते हैं। वो कौन कौन से? पूरे देश में एक ही संविधान है, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, इस पर राज्य सरकार किसी प्रकार का कानून नहीं बना सकती। संविधान संशोधन करने की शक्ति भी संसद के पास है, केंद्र के पास है, राज्य सरकार किसी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। शक्तियों का विभाजन है वह भी केंद्र के पक्ष में है, क्योंकि हमने क्या देखा कि 3 सूचियाँ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के 97 विषय है, राज्य सूची में 66 है और समवर्ती सूची में 47 विषय है। तो पहले तो संघ सूची में विषयों की संख्या भी ज़्यादा है और राज्य सूची में विषयों की संख्या कम है, जबकि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अंतिम अधिकार संघ के पास होता है। और साथ साथ में जो अवशिष्ट विषय है, अवशिष्ट विषय उसी पर भी कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। आपातकालीन शक्ति के अंदर पूरे राष्ट्र के अंदर संघ का शासन हो जाता है, केंद्र का शासन हो जाता है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है, एकल नागरिकता है, एकल संगठित न्याय व्यवस्था है, राज्यों के पृथक होने का अधिकार नहीं, सीमाओं में परिवर्तन के हेतु राज्यों की सहमति नहीं, लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। आगे हम देखते हैं तो
भारतीय संघवाद के अलग अलग प्रवृत्तियों के नाम से जाना गया है। कैसिवियर ने अर्धसंघीय शासन का, ग्रेनविल ऑस्टिन ने सहयोगी संघवाद का, भीमराव अम्बेडकर ने कठोर संघीय ढांचा का, मॉरिस जोन्स ने सौदेबाजी वाले संघवाद कहा। नमस्कार। आगे के अध्याय में हम भारतीय संसद, लोकसभा व राज्यसभा का अध्ययन करेंगे।